Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस CGL 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 23 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट बिफोर दैट दोस्तों, मुझे लगता है कुछ खास मशक्क़त आपको नहीं करनी होती होगी इन वीडियोस को देखने के लिए। वन थिंग आई वुड से, इवन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस, दैट whenever you start watching this video, you should sit down with a pen and paper to jot down all the key points that I'm going to tell through this video. That's the only thing you need to do. Because अगर आप ऐसा करते हो, इन फ्यूचर जब भी आप रिवीजन मारोगे तो आप उन्हीं की पॉइंट्स का रिवीजन कर लोगे, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, आपका टाइम बच जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें फाइंड करना है यहाँ पर पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंस दे रखा है, उसका पैसिव वॉइस फाइंड करना है। द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। बात की जा रही है यहाँ पर, सेंटेंस एक्टिव वॉइस दे रखा है। यहाँ पर लिखा है आर्म्ड फोर्सेस। द आर्म्ड फोर्सेस हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाय नेचर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई है। अब यहाँ पर चैलेंज ये है, सबसे पहला चैलेंज यही है, द फर्स्ट चैलेंज हेयर इज़ टू फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का टेंस क्या है, यही फाइंड करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है वो वर्ब प्लूरल फॉर्म में लेता है। किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। तो पुट अपने आप में सही है, क्योंकि आपको पता है पुट की जो तीनों फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं, पुट पुट पुट, क्योंकि ये हमारी कैसी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, तो पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब बाई सब्जेक्ट हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये टेंस कैसा है, क्योंकि कोई टाइम भी नहीं दे रखा है। तो अब हमें पता है दो चीज़ें, हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए जो होती है वो वाज, और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये बात हमें पता है। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख के, दिमाग में रख के आप ऑप्शन देखिए, आप आंसर मार दीजिएगा। लिखा है द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। बात की जा रही है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है और ये पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। देखते हैं, हमने बता ही दिया है रूल। अब देखिए फर्स्ट में जो मैं लिखा है, एन इम्प्रेसिव परेड वॉज पुट अप, बिल्कुल सही है। वॉज के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है। पुट अप बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑन रिपब्लिक डे, क्यों, क्योंकि इम्प्रेसिव परेड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज लग गया, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं गलत क्यों है। तो लिखा है एन इम्प्रेसिव परेड, एन इम्प्रेसिव परेड अगर दे रखा है तो हैव किस फॉर्म में आ सकता है, और वैसे भी ये गलत हो जाएगा। एन इम्प्रेसिव परेड वॉज बीइंग, इन्होंने पास्ट कंटिन्यूस बना दिया है, वो भी गलत हो गया। एन इम्प्रेसिव परेड इज़ पुटिंग, यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म बना दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो भी हमारा गलत हो गया। सो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए सिवाय 1 के। सो ऑप्शन नंबर 1 इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। सेंटेंस पढ़ना है और जो अंडरलाइन पार्ट है उसे हमें देखना है क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। सेंटेंस कह रहा है समीर गेव। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक पार्ट हमें देखना है। गेव हमारी जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दो तरीके से यूज की जा सकती है। समीर गिव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। किसके बारे में, जो वर्क का है उसके प्रोग्रेस के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है। किसने दिया है, समीर ने मुनीर को दिया है। बात समझिएगा, दो चीज़ें समझिए यहाँ पर। सबसे पहला आप समझिए लेस, लिटिल के बारे में, सॉरी। लिटिल बात जब करता है एडजेक्टिव की तरह तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस। क्या होती है, लेस। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो लीस्ट होती है, LEAST। ये हो गई हमारा एडजेक्टिव की फॉर्म्स हो गई। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब बात करते हैं वेरी और बाकी अदर डिटर्मिनर के बारे में। हमें पता है वेरी जो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है, PD के साथ यूज किया जाता है। जैसे बोलते हो वेरी गुड, आप वेरी बेटर तो नहीं बोलते हो ना, वेरी गुड बोलते हो। और तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो हम यूज करते हैं वो या तो हम यूज करेंगे फार का, FAR फार, या फिर यूज करेंगे मच का। और ये हम कब करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री हम CD लिख रहे हैं समझिएगा, और पॉजिटिव डिग्री को हमने PD लिखा था। तो हम फॉर और मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले तब करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री को ज़्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तब। तो फॉर या मच में से कोई एक चीज़ लगा देते हैं। अब यहाँ पर समझने पॉइंट ये है कि हम लेस को हटाकर यहाँ पर लिटिल लिखें। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लेस को हटाकर
क्या हम लिटिल लिख देने से सेंटेंस सही हो जाएगा, या फिर आप वेरी को हटाकर मच लिख देने से सेंटेंस सही हो जाएगा? अब ज़रा कोई बताएगा? तो मैं बता देता हूँ बाबू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी के बीच कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो हम लेस तो बिल्कुल नहीं हटा देंगे, क्योंकि कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है किसकी? लेस की। तो वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लेस की क्या हो जाएगी? लिटिल हो जाएगी। यही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 में लिखा है नो सब्सटीट्यूशन, वो तो गलत है ही है, क्योंकि जो लिखा था वो गलत था। गिव वेरी लेस इन्फॉर्मेशंस, आपको पता है इसमें दो एरर है। एक तो ध्यान दीजिएगा, वेरी के साथ लेस नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन से कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ना। इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब लिखा है गिव, इन्होंने तो प्रेजेंट बना दिया, समीर के साथ गिव्स होना चाहिए था। वेरी लेस अगेन गलत दे दिया इन्होंने, इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब लिखा है गिव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि वेरी जो लगता है वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ लगता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी चीज़ें। तो समझिएगा, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं और सारी पॉसिबिलिटीज़ भी बता दी है कि कल को कोई ये भी बोले कि सर यहाँ पर हम अगर वेरी को हटाकर मच लिख दें तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? सेंटेंस आप सही कर सकते थे, बट क्या आपको कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोई कंपैरिजन किया जा रहा है किसी के किसी काम के बीच? कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपली एक स्टेटमेंट है जो समीर मुनीर को बता रहा है। तो और उसने कम बताया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी से कम नहीं बताया है, कम बताया है सिंपली। तो लिटिल लगाइए, ज़्यादा अच्छा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। जो भी आपको नोट डाउन करना है उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सेंटेंस 3 में हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा है अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, तो उसके लिए तो ब्रूड बोलते हैं, याद समझिएगा, ब्रूड। ऑप्शन नंबर 3 होगा जो ब्रूड होगा, है ना। इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। जो छोटी छोटी चिड़ियों के बच्चे होते हैं उन्हें ब्रूड बोलते हैं। अब ज़रा समझिए ब्रूड की मीनिंग। ब्रूड की 2 मीनिंग होती है। एक तो पहली मीनिंग तो यही हो गई, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। दूसरी ब्रूड की मीनिंग जब वर्ब बनती है तो इसका मतलब होता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग, है ना। थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना, मल ओवर करना, जैसे पॉन्डर करना इस चीज़ से, या बहुत ही चिंतन करना, बहुत ही चिंता करना, उसे बोलते हैं ब्रूड करना, ब्रूडिंग करना, इस टाइप से। तो ब्रूड के मैंने 2 मीनिंग बता दिए। अच्छा, मीनिंग मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ड की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन से कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया गया है। एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, और जिस दिन आपको ये सब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको जो सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है इंग्लिश में, क्लोज टेस्ट और रिजेंबल, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करिए। एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। अब ज़रा सेंटेंस देखिए, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बेसिकली होता है जो इंसानों के बच्चे होते हैं। ऑफ स्प्रिंग का सेम सिनोनिम जो होता है वो होता है इशू। अब आपको पता है, इशू जिन लोगों को नहीं पता होगा तो कहेंगे इशू का तो मतलब मुद्दा होता है, कोई मैटर होता है। हाँ, वो भी होता है, बट इशू की एक और मीनिंग होता है जो का होता है ऑफ स्प्रिंग। ना तो ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग्स होता है, ना ही इशू का इशूज़ होता है। कब? जब बात की जाएगी बच्चों की। ऑफ स्प्रिंग संतान की जब बात की जाएगी, चाहे एक संतान हो तब एक इशू, चाहे 2 संतान हो तब भी 2 इशू। हम इशूज़ नहीं करेंगे। इशूज़ होता है मैटर को लेकर, वर्ब जब बनती है तब कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग हमने आपको पढ़ाया है नाउन में ये चीज़ें कि ऑफ स्प्रिंग ना ही प्लूरल होगा और ना ही इशू प्लूरल होता है। इन दोनों का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं उनकी बात की जाती है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लिटर, लिटर का मतलब होता है कूड़ा करकट। लिटर के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कूड़ा करकट, दूसरा लिटर का मतलब होता है एक ही माँ से कई सारे बच्चे होना। जब वो बेसिकली जानवर की बात की जाए, किसी एनिमल की बात की जाए, उनकी, जैसे कि कुत्ते के पिल्ले ढेर सारे होते हैं इस टाइप से, तो उसे लिटर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज लिटर का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो एक ही माँ से कई सारे बच्चे होना उसे भी लिटर बोलते हैं, बेसिकली एनिमल के लिए लगाते हैं, याद रखिएगा। ब्रूड का मैंने बता ही दिया। किड्स जो भी ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। तो सारे मीनिंग मैंने बता दिया। ब्रूड याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स दैट इज कॉल्ड ब्रूड। ब्रूड, और ब्रूड की मैंने दूसरी मीनिंग भी बता दिया था, किसी चीज़ के बारे में गहराई से अध्ययन करना, चिंतन करना और सोचना, उसे बोलते हैं ब्रूड करना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है, अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है।
अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो बताइए। लिखा है मेनी आर्टिसंस, बहुत से कारीगर जो होते हैं। मेनी आर्टिसंस वर, अब ध्यान दीजिएगा, मेनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल नाउन आएगा, तो मेनी आर्टिसंस बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आ गई है, मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट जो होती है यहाँ पर एडवर्ब है, ध्यान दीजिएगा। विदाउट यहाँ पर प्रपोजिशन है, नेगेटिव फॉर्म में। एनी डिटर्मिनर है, अब आपको पता ना, अगर डिटर्मिनर है तो इसके साथ नाउन आएगा, बिल्कुल बात समझ में आ गई। और विदाउट नेगेटिव डिटर्मिनर है तो इसके साथ एनी ही आता है, पॉजिटिव सम नहीं आएगा कभी। विदाउट के साथ सम कभी नहीं आता है, विदाउट के साथ एनी ही आता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिटर्मिनर है, उसके साथ एनी आएगा। और एनी डिटर्मिनर है अगर, तो इसके साथ वर्क नाउन बिल्कुल आ गया, यानी कि सीक्वेंस सही है। सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। मेनी आर्टिसंस वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क ड्यूरिंग द पैंडमिक। ड्यूरिंग मीन्स होता है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम बता रहा है, और पैंडमिक के पहले आर्टिकल द लग गया है, दैट मीन्स वो डेफिनेट पैंडमिक की बात की गई है। आप कोरोना को ले लीजिए, कोविड काल को ले लीजिए, उसी को बस समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। तो कोविड काल के दौरान जो बहुत से आर्टिसंस हैं लगभग क्या बिना काम के ही रहे, बात सही है ना। जिनका अपने काम थे वो भी हमारे छूट गए कोविड में, इस सिचुएशन में। तो बड़ी ही भयावह सिचुएशन हम लोग फेस किए हैं। मैनी आर्टिसंस वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्या कोई आपको ऐसा पॉइंट लग रहा है कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए? अगर लग रहा है तो, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो ऑप्शन देखिए। लिखा एनी विदाउट ऑलमोस्ट, सब कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो मैंने सीक्वेंस बता दिया सब कुछ, अच्छे समझिएगा। ऑलमोस्ट एनी विदाउट भी कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, विदाउट एनी ऑलमोस्ट भी कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, क्योंकि हर एक वर्ड का मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है, समझिएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा पेपर मुझे ये लग रहा है। अगर ये पेपर मुझे अच्छा लग रहा है दैट मीन्स आप ऐसे पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, समझिएगा। पेपर अच्छा है ये, मुझे लग रहा है पेपर पहले से देख के पता चल गया कि पेपर ये अच्छा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है सिमर। हाँ देखो कितनी अच्छी वर्ब आई है, कितनी अच्छी वोकैब आई है। शिमर, शिमर का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना होता है, शिमरिंग करना, जैसे बोलते हैं ना झिलमिलाना। जैसे बहुत सारी लाइटें हो जाए, चाइनीज लाइट बोलते हैं ना, तो शिमरिंग करते हैं, झिलमिल झिलमिल टाइप का। तो झिलमिलाना बोलते हैं लाइट में, शिमरिंग करना इस टाइप से, शिमरिंग हो जाएगा शिमर। अब सिमर की मीनिंग समझ लीजिए, मैंने बताया ना झिलमिलाना टिमटिमाना जिसे बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? शाइन हो सकता है ना, ऐसा चाहिए नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। स्पार्कल वर्ड आपने सुन रखा होगा, स्पार्कल है ना, स्पार्कल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिंटिलेट वर्ड आपने सुन रखा है क्या? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा वर्ड है सिंटिलेट, SCINTILLAT, सिंटिलेट होता है ना, सिंटिलेट करना ये भी। तो चमचमाना, ट्विंकल करना बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा, TWINKLE, ट्विंकल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्लिमर वर्ड आपने सुन रखा होगा, ग्लिमर, ग्लिमर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। ग्लिटर भी वर्ड आपने सुन रखा होगा, ग्लिटर, तो ग्लिटर भी इसका सिनोनिम हो जाएंगे। बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिया। फल्गुरेट आपने वर्ड सुन रखा है क्या? फल्गुरेट, अगर नहीं सुन रखा तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, वोकैब मजबूत करिए अपनी। फल्गुरेट हो जाएगा इसका सिनोनिम। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। शिवर का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग करना, इसे ना कांपना जैसे टाइप से बोलते हैं, तो शिवर। अब सिमरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, चमकना, चमचमाना, इस टाइप से, तो शिवर तो नहीं होगा इसका सिनोनिम। शेक मीन्स भी होता है हिलना या कांपना। क्वैक मतलब होता है क्वैक, हिलना या कांपना। क्वैक बनता है ना अर्थक्वैक से, जो भूकंप आता है उसी से। अच्छा, क्वैक से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है क्विवर, QUIVER, है ना, QUIVER। क्विवर का भी मतलब होता है कांपना, थरथराना जिसे बोलते हो। तो जब अर्थक्वेक आता है तो क्विवर करती है ना, थरथराती है धरती, उसे बोलते हैं क्वेक या क्विवर। तो दोस्तों मैंने मीनिंग बता दिया। अब शाइन का मतलब होता है चमकना, तो शाइन इज गोइंग टू बी द सिनोनिम ऑफ शिमर, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है पैराजम्बल। हमने पैराजम्बल सॉल्व करने के तरीके बता दिए, सीरीज अपने क्लास में चला रहे हैं, कैसे किया जाता है। एक ऐसा स्टेटमेंट आपको फाइंड करना पड़ता है जो पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो, उसे बोलते हैं स्टैंड एलोन सेंटेंस। सेंटेंस को समझिए जरा। अब लिखा है यहाँ पर द माउस, सबसे पहला सेंटेंस लिखा है द माउस हाउएवर दे रखा है, यानी कि सेंटेंस ए से तो कतई नहीं स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हाउएवर जो है कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट दिखाता है ना, विरोधाभास दिखाता है, यानी इसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसके अगेंस्ट वाले बात कह रहा होगा। तो अब आपको पता है ए से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, यानी ए वाला ऑप्शन जो है सेकेंड वाला ख़त्म कर देंगे। अब बी पढ़ते हैं। अबुल वॉज बिटन बाय अ माउस, है ना, एक माउस के द्वारा काट लिया गया, एंड पेन बाय द वुंड,
ट्राई टू कैप्चर हिम, पकड़ने की कोशिश करा, पकड़ने की कोशिश किया। द माउस हाउएवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टली, देखो कितना अच्छा मिल गया यहाँ पर उसने क्या किया, बुल ने पकड़ने को कोशिश किया माउस को, लेकिन फिर भी हाउएवर फिर भी रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी, माउस कहाँ पहुँच गया, अपने बिल सेफ्टी पहुँच गया। यानी बी के बाद ए आएगा, बी ए पेयर बन गया। देख लीजिए बी ए पेयर किस में है, बी ए इसमें भी नहीं है, बी ए इसमें भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी में है, थर्ड में। देखो हम आगे पढ़े ही नहीं, ऐसे ही आप लॉजिक पढ़ाइए और आंसर फाइंड करिए। तो बी से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन अगर आपके पास टाइम है तो मैच कर लीजिए। बी के बाद ए आएगा, इसके बाद डी कह रहा है द बुल डग इन टू द वॉल्स, ओहो बुल ने क्या किया, दीवाल वो मतलब वो ना दीवाल ही खोद डाली, विथ हिज हॉर्न्स अपनी सींगों से, अंटिल जब तक थक नहीं गया, वियर्ड थक नहीं गया, ही क्रॉस डाउन और घुटना मतलब ना पैर पसार कर ना, क्रॉस डाउन मतलब था ना उड़कुड़ू बैठ कर, जैसे बैल बैठ नहीं जाते हैं गाय बैल इस टाइप से। तो क्रॉस डाउन एंड स्लेप्ट बाय द होल, और नियर होल के पास स्लेप्ट सो गया, बैठ गया। कब तक बैठ गया, जब वो थक गया खोदते खोदते। चूहा नहीं मिला, ये बात समझ लीजिए। चूहे को कहाँ पकड़ने वाले, यहाँ इतनी मशक्क़त करते हैं तब तो पकड़ नहीं पाते हैं, तो बोल भाई साहब कहाँ पकड़ लेंगे। तो वही बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बड़ा अच्छा पैसेज है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बी ए डी सी। फिर सी में क्या हुआ, द माउस पीपिंग आउट, अच्छा जब वो होल में चला गया फिर बाहर निकला चिढ़ाने के लिए, पीपिंग आउट मीन्स जो होता है झांकना, है ना, पीप आउट बोलते हैं ना, झांकना। क्रेप्ट अप हिज फ्लैंक एंड, पीछे से पिछवाड़ा फिर काट लिया, एंड अगेन बाइटिंग और फिर से काट लिया, है ना। रिट्रेटेड टू हिज होल, और फिर वापस अपने होल चला गया, मतलब चूहा परेशान कर रहा था बुल को, समझिएगा। तो बी ए डी सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में सेंटेंस है, हमें यहाँ पर ईडियम फाइंड करना है। क्या लिखा है, ऑन एज। एज अब समझिए, एज के कई मीनिंग होते हैं। ऑन एज, एक तो एज हो ना, मुझे एज मिल गई, एज मिले मतलब एज, जैसे मैं बोलूँगा मुझे एज मिल गई तो आप क्या समझेंगे, मुझे बढ़त मिल गई किसी चीज़ की, है ना, इंक्रीमेंट मिल गया किसी चीज़ का, कि मुझे अब एज मिल गई है इस चीज़ की, है ना, मुझे एज मिल गई यानी बढ़त मिल गई है। और दूसरा एज मीन्स होता है किनारा किसी चीज़ का, जैसे ये नदी है और इसके किनारे पे आप हो ना, तो उसे बोलते हैं एज, है ना, किनारा जिसे बोलते हैं। तो ऑन एज आप समझ ही गए हो, यानी आप किनारे पे हो। तो ऑन आप किनारे पे कब होते हो, आप जैसे नदी समझ लो, आप नदी के किनारे पर या नदियों पर किनारे कब बैठते हो, जब आप बहुत ज़्यादा टेंस होते हो, वहाँ पर जाओ, नेचुरल ब्यूटी लो और ना अच्छे से सुनो, तो वही होता है ना, वहाँ से रिलेट कर लो इसे। आप किसी वर्ड को किसी से रिलेट करना, उसे निमोनिक बोलते हैं ना, तो ऐसे ही याद कर लो इसे। तो आप नदी से रिलेट करो, नदी के किनारे पर आप कब बैठते हो, जब बहुत ज़्यादा टेंस होते हो, है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है आपके अंदर, बहुत आप शांत महसूस करना चाहते हो, तो वहाँ पर जाके बैठ जाते हो इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, ऑन एज का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा टेंस में होना, बहुत ज़्यादा नर्वस होना, हाँ, बहुत ज़्यादा टेंस में होना, बहुत ज़्यादा नर्वस होना, उसे बोलते हैं। इन अ प्रिकेरियस पोजीशन भी बोल सकते हो। प्रिकेरियस पोजीशन कैसे भाई, अगर आप किनारे पे बैठे हो तो जैसे ज़रा से भी चूकोगे तो नदी में गिर जाओगे, यानी कहीं गिर जाओगे, तो उसे बोलते हैं ना प्रिकेरियस सिचुएशन। तो इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन भी बोलते हैं ऑन एज। आप समझिए, यहाँ पर कोई भी मीनिंग निकाल लीजिएगा आप। अब लिखा है प्लेइंग अ टायरिंग गेम, थकाने वाला गेम खेलना, ये भी नहीं मीनिंग है। कीपिंग थिंग्स सेफ्टली, ये भी नहीं इसकी मीनिंग है। डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली, प्रातः मतलब डेली व्यायाम करना, ये भी इसकी मीनिंग नहीं है। नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर अच्छा ईडियम है, अरे पूछा गया है, मुझे काफ़ी अच्छा पेपर लग रहा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रिविज़न इसका करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। किसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन इनकॉन्ग्रुअस और क्योटिक मिक्सचर। इनकॉन्ग्रुअस मतलब कि जो नॉट इन हार्मनी, है ना, इनकॉन्ग्रुअस मतलब जो इसका कोई मेल ना हो, कॉन्ग्रुअस मीन्स होता है मेल, और इनकॉन्ग्रुअस मतलब जिसका कोई मेल ना हो। क्योटिक मीन्स होता है स्टेट ऑफ क्योस, अस्त व्यस्त, और मिक्सचर समझते हुए किसी चीज़ का, तो किसी चीज़ का अस्त व्यस्त मिक्सचर जिसका कोई मेल ना हो, उसमें उल्टा सीध मिला दिया गया हो, उसे क्या बोलेंगे, खराबी बोलेंगे, है ना, कोई चीज़ खराब हो गई। तो अब समझिए कैसे हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। हार्मनी बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड होता है ना, बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य, तालमेल जिसे बोलते हो ना, तालमेल, उसे बोलते हैं सामंजस्य, है ना, तालमेल, तो हार्मनी हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, है ना, किसी से असहमत हो आप, डिस्कॉर्ड हो। और डिस्कॉर्ड की दूसरी मीनिंग होती है फेंक देना किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ से असहमत होगा तभी तो उसको फेंक दोगे, है ना, कोई वस्तु को फेंक देना उसको भी डिस्कॉर्ड बोलते हैं। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमत होना, डिसएग्रीमेंट जिसे आप बोल सकते हो, डिसएग्रीमेंट, है ना, डिसएग्रीमेंट,
ये भी डिस्कॉर्ड की मीनिंग हो जाएगी। मेलोडी मतलब होता है धुन, अ सॉन्ग और ट्यून, उसे बोलते हैं मेलोडी। कैकोफोनी, कैको वर्ड होता है जो कैको आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड, है ना। और फोनी मीन्स होता है आवाज़, तो बैड आवाज़ यानी बैड वॉइस। आप समझिए यहाँ पर मीनिंग मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। रूट वर्ड से वकाय पढ़ो, मैं एक क्लास में स्टार्ट कर चुका हूँ रूट वर्ड से वकाय पढ़ाना, बड़ा ही अच्छा और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। रूट वर्ड के साथ निमोनिक यानी वर्ड को वर्ड के साथ रिलेट करके आपको पढ़ना, बड़ा ही एक मज़े मज़े में आप वर्ड याद कर लेते हो, उसे बोलते हैं निमोनिक। तो कैकोफोनी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम फाइंड करना है? अनकैनी। अब अनकैनी का मतलब होता है कोई चीज़ रहस्यात्मक हो, है ना, स्ट्रेंज हो, रहस्यात्मक हो, बहुत ही वेरी स्ट्रेंज हो ना, वेरी स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज, कोई चीज़ वेरी स्ट्रेंज हो उसे बोलते हैं अनकैनी। दैट यू कैन नॉट ईजिली एक्सप्लेन, दैट इज़ कॉल्ड अनकैनी। अनकैनी आप उस चीज़ को बोलोगे जिसे आप आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए रहस्यात्मक है ना, बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही स्ट्रेंज है ना, तो उससे बोलते हैं अनकैनी। तो अनकैनी का हमें यहाँ पर सिनोनिम फाइंड करना था। बाकी सिनोनिम आप सुन लीजिए। अनकैनी का सिनोनिम मिस्टीरियस हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है। एक और सिनोनिम इसका आता है EERIE, है ना, एरी जिसे बोलते हो। एक्सेप्शनल इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनिग्मेटिक आपने वर्ड सुन रखा होगा, इनिग्मेटिक, इसी से इसका सिनोनिम हो जाएगा ना, इनिग्मेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सिनोनिम मैंने बता दिया आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। मिस्टीरियस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मिस्टीरियस मीन्स होता है संदिग्ध या रहस्यात्मक जैसे बोलते हो। अनप्रोटेक्टेड मतलब कि जो प्रोटेक्टेड ना हो, जैसे असुरक्षित बोलते हो, नॉट प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड है ना, असुरक्षित। एक्सपोज्ड मीन्स होता है जो रिवील हो, है ना, जिसे अनकवर कर दिया गया हो, मतलब जिसको पर्दाफाश कर दिया गया हो, उजागर कर दिया गया हो, उसे एक्सपोज्ड बोलते हैं। प्लेन का भी मतलब वही होता है जो खुला हो एकदम, है ना, स्पष्ट हो। तो देखो अब यहाँ पर तीनों के तीनों ये मीनिंग लगभग सेम है, अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज्ड, प्लेन। तो यहाँ पर तीनों नहीं होंगे। अनकैनी का मतलब होता है बहुत ही रहस्यात्मक, गूढ़ जिसे बोलते हो। मिस्टीरियस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है फिलर। बात की जा रही है यहाँ पर, सेंटेंस में फिलर की बात की जा रही है। इट इज़ सेड दैट सिविलाइज्ड मैन, इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य, पढ़ा लिखा, समझदार, है ना। सिविलाइज्ड मैन, है ना, कैसा? सिविलाइज्ड मीन्स होता है यहाँ पर पार्टिसिपेटिव में एडजेक्टिव है, मैन, सिविलाइज्ड मैन, है ना। हैज़ सिंगुलर बिल्कुल वर्ब है, क्योंकि मैन सिंगुलर है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स, लगभग 20 जंगली जानवर को। अब बताइए ज़रा, एक सेंस निकालिए अपने दिमाग में, अपना दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए कि सभ्य आदमी वाइल्ड एनिमल के साथ क्या कर सकता है। अगर वो वाइल्ड एनिमल को मार सकता है, मैं एक मिनट के लिए सोचूं, अगर वो कोई इंसान वाइल्ड एनिमल को मारता है तो वो सभ्य नहीं है, वो सभ्य नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट पहले ही दे रखा है सिविलाइज्ड मैन। अगर यहाँ पर सिविलाइज्ड वर्ड ना दे रखा होता तो हम कुछ भी क्लू निकाल सकते थे, कुछ भी हम अपना सेंस निकाल सकते थे, बट यहाँ पर सिविलाइज्ड दे रखा है। देखिए मैं ऑप्शन नहीं अभी देख रहा हूँ, फिर भी मैं अपना सेंस लगा रहा हूँ कि सिविलाइज्ड मैन की वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ आएगा वो पॉजिटिव वे में ही आएगा, है ना। आप समझिएगा। अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स, लगभग 20, तकरीबन 20 एनिमल जो होते हैं ना, उनको पालता है, उनको स्टैगर करता है, उनका अमेज्ड करता है, उनका स्ट्यून्ड करता है। बताओ क्या हो जाएगा मीनिंग। अब ज़रा समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक बता ही दिया। अब समझिए, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, मतलब ऐसे लड़खड़ाना जैसे मानो अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, उसे बोलते हैं ना स्टैगर करना, स्टैगरिंग टाइप का। स्टैगर का एक और वर्ड होता है, सेम स्पेलिंग होती है, STAGER, सिंगल जी होता है, बट यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जा होता है, स्टैजर। और यहाँ पर जो ये है स्टैगर है, ये गर है और ये जर है, ध्यान दीजिएगा। इस स्टैजर का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, STAGER, स्टेजर का मतलब होता है ना, बहुत ही जो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं ना, समझिए कैसे याद रखेंगे, निमोनिक यूज कर लीजिए। जो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं वो बहुत ही निपुण होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं ना, बहुत ही ना ट्रेंड होते हैं। तो अब स्टेजर का मतलब होता है एन एक्टर, है ना, कोई एक्टर जो एक ऐसा काम करे, किसी प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एडवर्टाइज करे, है ना, उसे बोलते हैं स्टेजर। समझिएगा, इस वर्ड को आप सर्च कर लीजिएगा और अच्छी मीनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो स्टेजर होते हैं। तो बाकी वर्ड्स हम देख लेते हैं। स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा के गिर जाना, उसे बोलते हैं स्टैगर करना, इसी समझिएगा। टेम मीन्स होता है पालतू बनाना, है ना, किसी चीज़ को पालतू बनाना, घरेलू बनाना, इस टाइप से।
अमेज्ड का मतलब होता है चकरा जाना, हक्का बक्का बोलते हो ना, अमेज्ड, आई एम अमेज्ड, है ना, मैं चकरा गया, मैं हक्का बक्का हो गया। मैं गेट फ्लैबरगैस्टेड, आई गॉट फ्लैबरगैस्टेड, सॉरी आई गॉट फ्लैबरगैस्टेड, मतलब मैं हक्का बक्का हो गया था एकदम, है ना। तो अमेज्ड मतलब भौचक्का हो जाना, एकदम हक्का बक्का हो जाना, वेरी सरप्राइज्ड, उसे अमेज्ड बोलते हैं। और सेम उसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्यून्ड, है ना, स्ट्यून्ड बोलते हैं इसे। तो स्ट्यून्ड का भी मतलब होता है चकित या हक्का बक्का हो जाना, तो टेम्ड हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, आपको आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करना कितना ईजी हो जाता है जब चीज़ें आप लॉजिक वे में समझते हो चीज़ों को। तो इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज टेम्ड, है ना, टेम्ड मीन्स होता है पालतू बनाना, टेम्ड अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है ईडियम स्क्वायर डील बात की जा रही है। स्क्वायर डील का मतलब होता है ना उचित बर्ताव करना। अगर हिंदी में बात करें कैसा बर्ताव करना, उचित बर्ताव करना, समझदारी भरा बर्ताव करना, स्क्वायर डील करना, है ना, स्क्वायर डील। तो क्या बोलेंगे, एन ऑनेस्ट एंड फेयर ट्रांजेक्शंस और ट्रेड। कैसे बोलेंगे, एन ऑनेस्ट, है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर डील का मतलब होता है यहाँ पर ऑनेस्ट जरूर वर्ड आएगा, है ना, ऑनेस्ट टाइप का। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी भरा कोई चीज़ ऐसा जरूर आएगा, सेंस आएगा। तो स्क्वायर डील का मतलब होता है ना एन ऑनेस्ट एंड फेयर ट्रांजेक्शन और ट्रेड, इसे बोलते हैं। अ फेयर एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अ स्क्वायर डील का मतलब होता है अ फेयर एग्रीमेंट, अ फेयर डील, अ फेयर एग्रीमेंट, है ना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फर्स्ट में दे रखा है एन अनफेयर एग्रीमेंट, गलत हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में दे रखा है अ नाइस डेकोरेशन, ओह ये तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। अ डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी क्या, एन ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। ऑनेस्ट दे रखा होता तो ये हो जाता आंसर, बट उससे मिलता जुलता, और सेकंड में आंसर हमारा बिल्कुल सही है, अ फेयर एग्रीमेंट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करना है इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा। कृति आस्क्ड गोपाल, कृति किससे, आस्क्ड गोपाल, गोपाल से पूछा, क्या पूछा समझिए, सेंटेंस लिखा है। तो कृति आस्क्ड गोपाल, समझिएगा, हैव यू हर्ड द न्यूज़ अबाउट द इनाग्रेशन ऑफ न्यू ब्रिज, क्या आपने न्यू ब्रिज के इनाग्रेशन के बारे में कोई न्यूज़ सुना है, ये बात पूछी जा रही है। तो इस सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस होता है, सॉरी जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है, उसमें सेंटेंस को एज इट इज़ रखा जाता है। और इनडायरेक्ट बनाते समय अगर वो इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो उसे असर्टिव कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इसे असर्टिव करिए। हैव यू दे रखा है तो आप यू हैव कर लीजिए, है ना, यू हैव कर लीजिए। आप समझिए, कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपका ये असर्टिव बन गया। कैसे बनेगा, कृति आस्क्ड गोपाल यू हैव हर्ड द न्यूज़ अबाउट द इनाग्रेशन ऑफ द न्यू ब्रिज। आपको आसानी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ऐसा कर लीजिए। अब आपको पता है यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, गोपाल के अकॉर्डिंग, यू गोपाल के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैड हो जाएगा, हैव का। आप समझ लीजिए, ही के बाद हैड कहाँ लिखा है, यहाँ पर आंसर मार दीजिए फटाक से, देख लीजिए। ही के बाद हैड पहले ही में दे रखा है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यू हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पर यू हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पर दे हैव गलत हो गया। कितना आसान है, सब कुछ गलत है। ऑप्शन नंबर कौन है सबसे पहले, फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एरर। क्या कोई एरर है, इस चीज़ को देखना है और उसे फाइंड करना है। इट इज़ मिसलीडिंग, ये गुमराह करने वाला है। क्या गुमराह करने वाला है भैया, टू इमेजिन, ये मानना, क्या है मानना, इमेजिन करना, दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक, कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, थिंक एक्शन वर्ब है, याद रखिएगा। सेम लाइक ह्यूमन बींग्स, सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर आपको एरर मिल गई, इसी पार्ट में एरर है। अब एरर मिल तो गई है, इसे सही करने के तरीके ज़रा समझिए, है ना। कई तरीके हैं हम इसे सही करने के। एक तो तरीका ये कि आपको पता है ना, थिंक जो है वो एक्टिव वर्ब, सॉरी एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के साथ हम लाइक और एज दोनों का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर सेम लाइक लिखा है। अब आपको पता है ना, सेम लाइक तो होता ही नहीं, जैसे लाइक एज नहीं होता है, लाइक और एज एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे हम सेम लाइक का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि सेम का भी मतलब वही होता है के जैसा, और लाइक का भी मतलब वही होता है के जैसा। तो दोनों का वर्ड एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, है ना। अब दो बातें आपको ये पता चल गई। अब तीसरी बात जरा समझिए, इसी पार्ट में एरर है। अब हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन में ये बात पढ़ाते हैं कि सेम के साथ दो चीज़ आती हैं। एक तो सेम के साथ एज आता है, और दूसरा सेम के साथ दैट आता है ना। अब दैट जब आएगा तो यहाँ पर आपको पता है ना, एक क्लॉज आएगी। क्लॉज क्या होती है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना, अ वर्ब।
कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वही हमारी क्लॉज होती है। क्लॉज का अपना टेंस होता है, याद रखिएगा। तो ये बात समझिएगा। अब सेम एज या यूज करेंगे या सेम दैट यूज करेंगे, तो मैं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैं आपको याद करने के तरीके से बता रहा हूँ कि सेम एज का यूज आप तब करेंगे जब आप कंपैरिजन मेड किए बना रहे हो किसी चीज़ के बीच। जैसे मैं कहूँ कि आप जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलें कि सर के जैसे शूज़ हैं वैसे मेरे पास भी शूज़ हैं, तो वहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है शूज़ का, है ना, तो सेम एज हो जाएगा। तो इस टाइप से सेम हो जाएगा। लेकिन मैं किसी चीज़ को री इंट्रोड्यूस करूँ, आई रिपीट, सेम दैट का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी चीज़ को री इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, किसी पर्सन को या किसी थिंग को। री इंट्रोड्यूस मतलब कि दोबारा किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ द सेम टीचर, जैसे आप बोले एक स्टूडेंट के रूप में आप बोलिए कि दिस इज़ द सेम टीचर, ये वही टीचर हैं, दैट टीचर्स मी इंग्लिश, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आपने क्या किया, मुझे री इंट्रोड्यूस कराया। तो वहाँ पर क्या लिया आपने, मैं आसान तरीका से आसान भाषा में बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। सेम के साथ दैट लगाएंगे किसी चीज़ को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तब। एक बैंक पीओ में अभी हाल ही में सेंटेंस आया था, सेंटेंस था दिस इज़ द सेम आइसक्रीम वेंडर। क्या लिखा था, सेंटेंस अच्छे से पढ़िएगा, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज़ द सेम आइसक्रीम वेंडर एज सोल्ड आइसक्रीम व्हेन वी वर किड। अब देखिए यहाँ पर वो आइसक्रीम वेंडर को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है, यहाँ पर आगे क्लॉज दे रखी है तो क्लॉज से पहले कौन लगेगा, दैट आएगा। आप समझिएगा। तो यहाँ पर हम कई तरीके हैं, कई चीज़ें हैं, कई वे में हम आपको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक। अब देखिए, या तो यहाँ पर हटा दीजिए सेम को, आप सेम को हटा देंगे तभी लाइक बन जाएगा, या अगर आप सेम को रखना चाह रहे हो तो लाइक को हटा दो, यहाँ पर क्या कर दो, सेम एज कर दो, है ना, सेम एज कर देंगे तो बात यहाँ पर की जाएगी कि सोच सकते हैं जैसे वो सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं किया, री इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसकी ह्यूमन का और कंप्यूटर का सोचने के बारे में। तो अब यहाँ पर समझिएगा कैसे कैसे हम सेंटेंस को समझ रहे हैं, और अच्छे तरीके से समझिएगा इस चीज़ को। मैं इसे रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ही गहराई से पढ़ाता हूँ इस सब चीज़ों को। तो अब जब भी आपको ऐसा कभी डाउट हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा और पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिएगा। तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, समझिएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन से एरर में है, 4th पार्ट में एरर है, इसी पार्ट में। जो भी आप ऑप्शन रखना चाहें कर सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनकैंडेसेंट दे रखा है, इम्परवियस दे रखा है, इम्पेकेबल दे रखा है, इनकंक्लूसिव दे रखा है। मैंने पहले ही बताया था कि पेपर बहुत ही अच्छा है, और मुझे अब तक के पेपरों में सबसे अच्छा ये पेपर लगा है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है, बताइए ज़रा क्या होता है। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं चमकीला, दीप्तिमान। आपने वर्ड सुन रखा है ना, दीप्तिमान जैसे बोलते हैं ना, दीप्तमान, उसे तो चमकीला बोलते हैं, इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट ही अपने आप में गलत है, यही रॉन्गली स्पेल्ड किया गया है। तो इनकैंडेसेंट की स्पेलिंग सही से क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी INCANDESCENT हो जाएगी। क्या चीज़ मिसिंग थी बाबू, मिसिंग ये था सी नहीं था यहाँ पर, तो जो सी मिसिंग था वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इनकैंडेसेंट की स्पेलिंग फिर से मैं बता देता हूँ, INCANDESCENT होगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सी मिसिंग था, तो वहाँ पर सी लिखना पड़ेगा। इम्परवियस की मीनिंग क्या होती है, इम्परवियस अगर आप किसी चीज़ की, किसी वर्ड की या किसी चीज़ के लगा रहे हो कि ये चीज़ इम्परवियस है, दैट मीन्स आप उस चीज़ में कोई चीज़ भेद नहीं कर सकती है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि आप सिंपल एग्जांपल लीजिए अम्ब्रेला का, पानी है ना, जब बारिश होती है तो वो उसके अंदर नहीं आता है, तो वो इम्परवियस है, अनअफेक्टेड है, यानी बारिश कितना भी हो आपको भिगो नहीं देता है, तो इम्परवियस है। यानी कि इम्परवियस का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे, का मतलब होता है इम्पेनेट्रेबल। क्या होता है, इम्पेनेट्रेबल, यानी कहीं से कोई चीज़ भेद ना पाए, निकल ना पाए, उसे बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल, है ना, इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इम्पेनेट्रेबल हो जाए। या फिर आपने सिंपल वर्ड सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम सुन लीजिए, वाटर प्रूफ। अगर आपको वाटर प्रूफ याद रहेगा तो इस चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि वाटर प्रूफ तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आप सभी को पता होगा ना वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ का मतलब सेम होता है जो इम्परवियस का मीनिंग होती है, याद रखिएगा। इम्प्रेग्नेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्परवियस का। काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। चारों के चारों एडजेक्टिव हैं, NT लगा है, US लगा है, BLE लगा है, IVE लगा है, जहाँ पर लास्ट में लग जाए वो हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो इम्परवियस भी एडजेक्टिव है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, फ्लॉलेस जैसे बोलते हैं ना, फ्लॉलेस। फिर से एक बार मिटा के दे देता हूँ, इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, है ना, बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं है, फ्लॉलेस।
फ्लॉलेस हो जाए, या फिर फॉल्टलेस हो जाए, FAULT फॉल्टलेस हो जाएगा, या फिर स्टेनलेस हो जाए, है ना, स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्पॉटलेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनफैलिबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक वर्ड आता है, याद आ गया, इनफैलिबल, है ना, इनफॉलिबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, जो कोई गलती कभी ना करे। तो क्या हो जाएगा, इम्पेकेबल की सब सिनोनिम हो जाएगा। अब लिखा है इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव से पहले, कंक्लूसिव से पहले इन लगा दिया, इनकन्क्लूसिव मीन्स होता है निर्णायक, और उसके पहले लगा दिया इन, तो क्या हो जाएगा, जो निर्णायक ना हो, अनिश्चायक हो, है ना, बिल्कुल जिसका डिसीजन ना निकला हो। तो बिल्कुल सारे सब कुछ सही से स्पेल्ड किए गए थे सिवाय फर्स्ट के। फर्स्ट वाले में जो एरर थी उसमें सी मिसिंग था, जो कि मैंने सही बता दिया। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है हमें, फिलर की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, किसका इन्वेंशन, समझिएगा, सेंटेंस के पार्ट को समझिए, हर एक पार्ट को आपको समझना है, इसे बोलते हैं पार्सिंग। द इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स होता है ना, समझिएगा, आविष्कार, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो भी इसकी वर्ब रही होगी सिंगुलर रही होगी, बात समझिएगा। द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, है ना, इंसेक्टिसाइड्स का जो इन्वेंशन है, फर्टिलाइजर्स का जो इन्वेंशन है, हैज़, देखिए आ गया, हैज़ किसकी वर्ब है, इसे इन्वेंशन की है, हैज़ इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड व्हाट, एग्रीकल्चरल, यहाँ पर आ गया एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पर जो आएगा वो नाउन आएगा। तो इंक्रीज्ड व्हाट, विच इज़ रिक्वायर्ड टू फीड। अब समझिएगा, बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ पर, जो भी इस ऑप्शन में आएगा वो पॉजिटिव वर्ड आएगा। आप पूछोगे कैसे पता चला सर पॉजिटिव वर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो बैठा वर्ड होगा वही उसका एंटीसीडेंट होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो बात कही जाएगी इसी एंटीसीडेंट के बारे में कही जाएगी। अगर इसी एंटीसीडेंट के बारे में बात वो कही जाएगी तो यहाँ पर जो वर्ड लिख रखा है, समझिएगा, लिखा है यहाँ पर विच रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पर फीड करने की बात की जा रही है, खिलाने पिलाने की बात की जा रही है। अगर ये ऐसा कुछ सेंस आ रहा है तो ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, है ना, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसे समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी जो भी यहाँ पर नाउन आएगा आप समझिए। गुड्स मीन्स होते हैं सामान, कार्गो मीन्स होता है सामान ले जाने वाला, ढोल वाला, माल वाहक जिसे बोलते हैं। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट होता है। आउटपुट मीन्स, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट मीन्स होता है किसी चीज़ का आउटपुट होना, समझिए। जैसे मैं बोलूँ आउटपुट क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट जिसे बोल सकते हो आप, है ना। प्रोडक्ट के जो अमाउंट होते हैं उसी को बोलते हैं अमाउंट, आउटपुट। जैसे मैं कहूँ आज जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। तो आउटपुट बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन। अब देखिए स्वेलिंग वर्ड दे रखा है यहाँ पर। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजना, जैसे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है उसे बोलते हैं स्वेलिंग कर गया। बट यहाँ पर स्वेलिंग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया। एक ही वर्ड के कई मीनिंग है, मैं वही कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर स्वेलिंग पॉपुलेशन का मतलब है बढ़ती हुई पॉपुलेशन जिसे बोलते हैं ना, स्वेलिंग पॉपुलेशन, फलती फूलती हुई पॉपुलेशन के लिए, है ना, संसार की। तो स्वेलिंग पॉपुलेशन मतलब सूजी हुई पॉपुलेशन नहीं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बात की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पैराजम्बल का है, देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, इट इज़ इसेंशियल, ये पढ़ते हैं, इट इज़ इसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है भाई समझिए, फॉर द मार्केटर के लिए, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात की जा रही है कि कंज्यूमर्स का, उपभोक्ताओं का जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाए, इन ऑर्डर टू मेक बेटर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग डिसीजंस। बिल्कुल ये बात सही की जा रही है, बिहेवियर उसका स्टडी की जाए। इसके बाद दे रखा है द स्टडी ऑफ कंज्यूमर, The study of consumer behavior is equally important for the non-profit organizations such as governmental agencies, hospitals, NGOs, charitable organizations. सी में दे रखा है 10 दे रखा है, इसका मतलब होता है अतः, यानी जैसे 10 तो हो जाए, ऑल्सो हो जाए, सो हो जाए, ऐसे वर्ड जो होते हैं जो सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी सी से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, तो पहले ही ख़त्म कर दो। बी से देखिए, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट अगर कह रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले कोई ना कोई बात की गई है, तो यानी बी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा ए से, अब ए से स्टार्ट हो रहा है, अब ए के बाद डी आएगा, ए के बाद सी आएगा, ये पॉइंट समझना है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग डिसीजंस। डी, इफ़ द मार्केटर हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर्स लाइकिंग। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़रूरी ना यहाँ पर कह रहा है कि स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केटर को पता होगा कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है,
कंज्यूमर की लाइकिंग पसंदगी और नापसंदगी क्या है, तो उससे उसी से वो बेटर स्ट्रेटजी अपना सकता है। यानी कि ए के बाद डी आएगा। बेटर कितना बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा पैसेज है, इसे अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। तो ए डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ए सी बी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगर आपके पास टाइम है तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फाइंड करिए जरा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में फाइंड करना है रिसिप्ट। अब देखिए लिखा है रिसिप्ट हो गया, डिसीव हो गया, समझिएगा वर्ड को मीनिंग। अब यहाँ पर लिखा है हमें रिसिप्ट हो गया, डिसीव हो गया, परसीव हो गया, रिव्यू हो गया। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सी रूल समझिएगा। सी के बाद जब भी कहीं भी आपको डाउट हो कि आई ई आएगा, ई आई आएगा या आई ई आएगा, तो अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पर सी के बाद हमेशा ई आई आएगा। मैं फिर से बात लिख देता हूँ, सी रूल से समझिएगा कैसे, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि सी के बाद हम क्या लगाएंगे। तो सी के बाद पहले ई लिखिएगा, फिर आई लिखिएगा। अब कैसे याद रहेगा, तो अब अल्फ़ाबेट जब पढ़ते हो, लेटर जब पढ़ते हो, तो सबसे पहले सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर बाद में आई आता है। तो समझिएगा कि सी के बाद पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, जब भी सी के बाद में कोई ऐसा रीजन आएगा। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अब ज़रा समझिए, सी मैंने बता दिया ना, सी के बाद क्या आएगा, ई, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, सी के बाद यहाँ पर क्या ई आएगा, फिर आई आएगा। अब जैसे वर्ड सुनिए, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर डिसीव, डिसीव में लिखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, देखिए डी के बाद सी है, सी के बाद ई आई भी है, बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। परसीव में सी के बाद ई आई भी है, बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। जैसे और भी वर्ड में बता दूँ, रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग अगर सी आ गया है ना, जैसे सी आ गया तो क्या करिए, ई लिखिए, आई लिखिए, वी लिखिए और ई लिख दीजिए, है ना। तो सी ई आई यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि डिफरेंस यहीं पर आता है, कन्फ्यूज़न इसी पर आता है। जैसे परसीव आ जाए, है ना, परसीव यहाँ पर लिखा है, ऐसे कंसीव वर्ड आ जाए, है ना, कंसीव वर्ड एक होता है ना, सी ओ एन। अब देखो सी आ गया तो सी ई आई वी ई, अब समझिएगा। इसके अलावा बाकी कहीं भी अगर आ रहा होगा तो आई ई होगा, है ना, आई ई होगा। जैसे कि विलीव, विलीव में क्या होता है, वी ई, अब एल आई ई होता है, आई ई वी ई होगा, क्योंकि यहाँ पर सी मिसिंग है। इस टाइप से अचीव, जैसे अचीव की स्पेलिंग क्या होती है, अचीव की स्पेलिंग होती है ए सी एच आई ई वी ई होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस आई से पहले सी नहीं है, यानी आई और ई के पहले अगर सी आ रहा होगा तो सी के बाद हमेशा और हमेशा ई आई ही आएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखो मैंने कितना आसान तरीका बता दिया है, जो मैंने वर्ड्स बताए हैं उन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डिसीव अपने आप में सही स्पेल किया गया है, परसीव स्पेल्ड इज राइटली, रिव्यू स्पेल्ड इज राइटली, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। रिसिप्ट की स्पेलिंग जो होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीव, जैसे लिखिए आर ई सी ई आई वी, है ना, रिसीव, और इसी से बना है रिसीप्ट। तो अब रिसीप्ट की स्पेलिंग जो लिखी थी वो यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पर पहले ई होना गया, फिर आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम किसका फाइंड करना है, इम्पावरिस्ट। इम्पावरिस्ट का मतलब बेसिकली होता है टू मेक अ पर्सन और एन एरिया पुअर, किसी पर्सन और किसी एरिया को पुअर बना देना है, दरिद्र कर देना, है ना। इम्पावरिस्ट यहाँ पर ईडी फॉर्म है, दैट मीन्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये वर्ब भी बनता है ना। इम्पावरिस्ट जब होगा तो वर्ब बन जाएगा, किसी को दरिद्र बना देना, किसी को गरीब बना देना, उसे इम्पावरिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, तो इसका जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो भी एडजेक्टिव ही आंसर देना होगा, ये बात याद रखिएगा एग्जाम में। तो इम्पावरिस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है गरीब बना देना, दरिद्र बना देना, और उसका एंटोनिम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका सिनोनिम देख लीजिए। इम्पावरिस्ट का मतलब होता है बहुत ही गरीब बनाना, जिसे बोलते हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन, है ना। पॉवर्टी एक वर्ड होता है ना, पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन वर्ड सुन रखा है क्या, STRICKEN, पॉवर्टी स्ट्रिकन, है ना। पॉवर्टी स्ट्रिकन इसका सिनोनिम हो जाएगा। पेनीलेस वर्ड आपने सुन रखा होगा, पेनीलेस, पेनीलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, पेनीलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेस्टिट्यूट आपने वर्ड सुन ही रखा होगा, डेस्टिट्यूट इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा। पॉपराइज्ड वर्ड आपने सुन रखा होगा, जो कि पॉपर से बना है, पॉपर मीन्स होता है गरीब, पॉपराइज्ड हो जाएगा इसी से ना, पॉपराइज्ड, पॉपराइज्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बैंकरप्ट वर्ड आपने सुन ही रखा होगा ना, दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, बैंकरप्ट से बैंकरप्सी बना है। इंसॉल्वेंट आपने वर्ड सुन ही रखा होगा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये ढेर सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए। एक इसका ईडियम आता है, जो मैं पहली बार जब पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये ईडियम पॉजिटिव है। ईडियम था कुछ ऐसे, एज पुअर एज अ चर्च माउस, है ना,
जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये इडियम तो पॉजिटिव टाइप का है, बट इसकी मीनिंग नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। एज पुअर एज अ चर्च माउस, मतलब कि चर्च का माउस जितना गरीब होता है उतना ही ज़्यादा गरीब होना, यानी चर्च में उसे कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा समझ लो गरीब हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। तो वहाँ से ये इडियम आता जाता है, पूछा रहेगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो मैंने मीनिंग बता दिया। यहाँ पर इम्पावरिश्ड का मतलब होता है बीइंग रियली पुअर, है ना। इम्पावरिश्ड का मतलब होता है बीइंग रियली पुअर। अब इसका एंटोनिम फाइंड करना है, रिच हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन देख लीजिए। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित रखना, और डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ध्यान दीजिएगा। डिप्राइव्ड हो गया, डिवॉइड हो गया, इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो वंचित करना है, तो वंचित करना है किसी चीज़ से। अब जाहिर सी बात है किसी चीज़ से वंचित करोगे तो वो भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनलकी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नीडी का होता है, नीडी मीन्स होता है जो ज़रूरतमंद इंसान होते हैं। अक्सर मैं बोलता रहता हूँ अपनी क्लास में भी और यहाँ पर भी कि अगर आप एबल हो तो ज़रूर आप ज़रूरतमंद की हेल्प करो, चाहे आप 1 रुपये देकर करो, चाहे 2 रुपये देकर करो, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे किया करो। किसी गरीब को देखो जो भूखा हो, उसे ज़रूर कुछ खिला दो, जो भी आपकी क्षमता हो। जैसे ज़रूरी नहीं कि आप 100-200 दे दो, जब पैसा आपकी क्षमता नहीं है तो आप 2-4 रुपये भी दे सकते हो, तभी वो आप जैसे 2-4 दोगे तो आप जैसे और भी लोग होंगे 1-1 2-2 देंगे, तो उनका उस दिन का काम हो जाएगा, वो अपना भूख ना मिटा लेगा कुछ खा पी के, इस टाइप से। तो नीडी पीपल की हमेशा हेल्प करो, ज़रूरी नहीं कि गरीब ही हो, कोई भी नीडी हो सकता है, नीडी कोई भी हो सकता है, समझिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है देखना है। लिखा है द बलून फ्लू अप। फ्लू किसकी फॉर्म है? फ्लाई की। फ्लाई की कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है, और फ्लू इसकी सेकंड फॉर्म है, सॉरी फ्लू जो है वो सेकंड फॉर्म है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, है ना, FLOWN। तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस से बात की गई यहाँ पर। एज सुन एज जो है कंजंक्शन ऑफ टाइम कहा जाता है। अब यहाँ पर एज सुन एज का यूज किया जाता है तो जब कोई गैप ना हो दो एक्शन के बीच, दोनों एक्शन के बीच, यानी जो ये कंजंक्शन यहाँ पर लगा है इसके बाद वाले एक्शन में और इसके पहले वाले एक्शन में कोई गैप ना हो, है ना, कोई गैप ना हो, तो वहाँ पर एज सुन एज का लगाते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ज्यों ही त्यों ही, है ना, जो बोलते हैं ना ज्यों ही दरवाज़ा मैंने खोला हवा एकदम से आ गई। तो देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं था, ज्यों ही दरवाज़ा खोला हवा अंदर आ गई, झोंका अंदर आ गया, इस टाइप से। तो अब समझिएगा, तो एज सुन एज समझिए, समझ में आ गया है ना इस चीज़ को। तो लिखा है द बलून फ्लू अप, गुब्बारा उड़ गया था। एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, नहीं, कंजंक्शन अगर है तो इसके बाद एक क्लॉज आनी चाहिए। क्लॉज जो होती है मैंने बता दिया, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, है ना। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसका क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज का अपना टेंस होता है। कटिंग जो यहाँ पर वर्ब है, अगर मैं अच्छा डिटेल में जाऊँ तो ये आपको पता है ना, अगर कोई वर्ब की ING फॉर्म दे रखी है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रही होगी या फिर वो जीरंड बन रही होगी। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक टेंस की ज़रूरत है, एक सेंटेंस की ज़रूरत है, समझिएगा। और दोनों सेम एक्शन में सेम टाइम में हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, है ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। तो लिखा है द मैन कटिंग द स्ट्रिंग ना होकर क्या हो जाएगा, कट द स्ट्रिंग हो जाएगा। अब आपको पता है कट की तीनों फॉर्म जो होती हैं वो सेम होती हैं। कट 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 होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है ना, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैन कटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, मैन कट हो जाएगा, मैन कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन कट। जैसे ही आदमी ने स्ट्रिंग काटा वैसे ही सब हवा जो क्या बोलते हैं बलून जो है उड़ गया। तो ज्यों ही त्यों ही, समझ में आ गया ना चीज़ें। तो यहाँ पर कटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, समझिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है एंटोनिम। किसका एंटोनिम फाइंड करना है, रेमिफाई। रेमिफाई का मतलब समझिएगा क्या होता है। रेमिफाई का मतलब होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि शाखाओं में विभाजित कर देना, विभाजन कर देना। जैसे समझिए पेड़ों की शाखाओं, पेड़ जो ना, पेड़ जो ना, पेड़ों की शाखाओं में विभाजन होना, पेड़ों की शाखाओं में विभाजन होना, उसे क्या बोलते हैं, रेमिफाई कर देना। रेमिफाई समझिएगा ना, शाखाओं में विभाजन होना, विस्तार करना, एक्सपैंड करना भी इसका मीनिंग हो जाएगा। तो रेमिफाई की मीनिंग आप समझ पाएंगे। इसका सिनोनिम समझ लीजिए, बाइफरकेट, आपने वर्ड सुन रखा होगा, बाइफरकेट हो जाएगा इसका सिनोनिम, है ना, बाइफरकेट हो जाएगा। ब्रांच इसका सिनोनिम हो जाएगा, BRANCH, ब्रांच इसका सिनोनिम हो जाएगा। फरकेट आपने वर्ड सुन रखा होगा, फरकेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेपरेट वर्ड आपका सुन ही रखा होगा, सेपरेट की स्पेलिंग याद रखिएगा, SEPARAT होता है सेपरेट, है ना, सेपरेट हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं इसका।
तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंटोनिम रेमिफाई का। अब रेमिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की ब्रांच बनाना, शाखाएं बनाना, उसे रेमिफाई कर देना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनाइट हो जाएगा। आइसोलेट वर्ड आपने सुनी रखा होगा, आइसोलेट क्वारंटाइन कर देना, है ना। क्वारंटाइन और आइसोलेट सेम हो जाएंगे, कोविड में हमने खूब सीखा है आइसोलेशन, क्वारंटाइन, है ना। क्वारंटाइन की स्पेलिंग समझिएगा, QUARANTINE, है ना, क्वारंटाइन करना, इसे भी होते हैं। तो ये सेम इसके सिनोनिम हो जाएगा किसका? आइसोलेट का। आइसोलेट हो गया। इंसुलेट का मतलब क्या होता है? इंसुलेट का मतलब होता है किसी हीट को रोक देना, है ना, हीट को कहीं जाने से रोक देना, उसे बोलते हैं ना इंसुलेट कर देना। इंसुलेटर होते नहीं है, उसे समझिएगा। और डिवाइड का मतलब जानती हो, तो यूनाइट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर रेमिफाई का। एक वर्ड होता है रेमिफिकेशन, इसी से बना है। रेमिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, परिणाम जिसे बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस, दूरगामी परिणाम, दूर के परिणाम, रेमिफिकेशन। जैसे मैं आज बोलूँ इंडिया सॉरी जो आपका यूक्रेन और रसिया का ये युद्ध हो रहा है, जो वार हो रही है, इसके जो रेमिफिकेशंस होंगे, इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, वो खतरनाक होंगे, खराब होंगे। तो इस टाइप से बोल रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन हमारा आ गया जंबल का। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जंबल है, बड़ा अच्छा है, पढ़िए जरा इसे। लिखा है वाटरफॉल्स समटाइम्स कॉल्ड कैटरैक्ट्स। अच्छा, वाटरफॉल्स कभी कभी बात की जा रही है यहाँ पर झरनों की, है ना, जो जलप्रपात है उनकी बात की जा रही है। तो झरनों की बात की जा रही है। वाटरफॉल्स समटाइम्स कॉल्ड, जब वाटर गिरता है जो उस गिरने को अक्सर समटाइम्स कॉल्ड कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स की एक और मीनिंग होती है मोतियाबिंद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? जलप्रपात। यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी जलप्रपात। कैटरैक्ट्स की एक और मीनिंग होती है मोतियाबिंद, जो आई से रिलेटेड होती है, बीमारी जो होती है। तो वाटरफॉल समटाइम्स कॉल्ड कैटरैक्ट्स अराइज फ्रॉम एन अब्रप्ट स्टीपनेस। स्टीपनेस मतलब होता है ढलान, है ना। तो कब एराइज होता है? जब अचानक से कोई चीज़ ढलान होती है। तो वाटरफॉल जो झरना होता है वो अचानक से कोई चीज़, जैसे नदी बह रही है, अचानक से कोई चीज़ ढलान आ जाए तो जो ये पानी गिरेगा ना, उसे बोलते हैं वाटरफॉल, झरना टाइप का। स्टीपनिंग ऑफ आर रिवर चैनल दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ वाटर, जो क्या करता है? बाहर नीचे पानी गिराता है ना। तो एकदम से जैसे कोई स्टीपनेस आ गई तो ये पानी गिर रहा है, इसे बोलते हैं वाटरफॉल, झरना गिर रहा है पानी का, ऐसे गिरना, है ना, इस टाइप से। तो ये झरना हो जाएगा। समझ में आ रहा है सेंटेंस? अच्छा है, बढ़िया पैसेज है। वाटरफॉल समटाइम्स कॉल्ड कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स की दो मीनिंग है, समझिएगा। कैटरैक्ट्स की दो मीनिंग, एक तो मीनिंग है मोतियाबिंद, दूसरा मीनिंग है जलप्रपात, जैसे बोलते हो जलप्रपात। अराइज फ्रॉम एन अब्रप्ट स्टीपनिंग। स्टीपन मतलब स्टीप का मतलब होता है ना ढलाव, जिसे बोलते हैं स्टीपन। तो स्टेपनिंग ऑफ अ रिवर चैनल दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ वाटर टू ड्रॉप वर्टिकली। वर्टिकली मतलब एकदम हाई से गिरना, है ना, इस टाइप से। हॉरिजॉन्टली ये होता है, वर्टिकली ये होता है, तो समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा वर्टिकली और नियरली सो, और लगभग ऐसा, यानी वर्टिकली एकदम से, चाहे वर्टिकली हो या फिर एकदम ढलान वाला हो, ऐसे इस टाइप से। सो वाटरफॉल्स ऑफ स्मॉल, अब देखिए, सो वाटरफॉल्स ऑफ स्मॉल, छोटे के, एंड लेसर स्टीपनेस आर कॉल्ड कैस्केड्स। अच्छा, जो स्मॉल और लेसर स्टीपनेस होते हैं, जो कम ढलान वाले होते हैं, उनको बोलते हैं कैस्केड, जल जिन्हें बोलते हैं झरना, झरना बोलते हैं, उन्हें कैस्केड बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा पैसेज है, तो बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा मज़ा आ रहा है ना। तो अब समझिए, स्मॉल एंड लेसर स्टीपनेस, अब क्या हो जाएगा? स्मॉल हाइट ही होगा, क्यों? क्योंकि समिट मीन्स होता है पीक, नदियों की कोई चोटी नहीं होती है, पीक नदियों की कोई चोटी नहीं होती है, ग्रोथ नदियों की बढ़ने की बात की जा रही है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ मैंने काट दिया, ऑप्शन नंबर थर्ड मैंने काट दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड मैंने काट दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा। स्मॉल हाइट के जो कैस्केड हैं, जो कैटरैक्ट्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कैस्केड बोलते हैं। यानी वाटरफॉल्स जो स्मॉल हाइट के हैं, स्टिफनेस इनकी कम है, लेसर है, उनको क्या बोलते हैं? उनको कैस्केड बोलते हैं, उनको झरना बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब लिखा है द डैश इज ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स। अब समझिएगा, यही बात यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस की गई है। किसके बारे में इंट्रोड्यूस की गई है? ये जो पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है, ये कैस्केड के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। समझिएगा, कैस्केड यानी द डैश इज ऑफन। क्या डैश इज ऑफन? समझिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द डैश इज ऑफन, अब बताइए क्या लिखिए? द कॉल इज़ ऑफन, नहीं, कॉल नहीं होता। एग्जाम्पल, क्या कोई एग्जाम्पल दे रहे हो? नहीं। ईडियम, क्या कोई ईडियम की बात की गई है इससे पहले? देखो नहीं की गई। कितना आसान है, ऑप्शन एलिमिनेशन। द टर्म इज़ ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स, बिल्कुल सही, टर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो कितना आसान है। द टर्म इज़ ऑफन, अक्सर, अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स। स्मॉल फॉल्स, अब समझिएगा, सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स। अब ज़रा दिमाग लगाइए, जो झरना होते हैं वो, अब समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कितना अच्छा मुझे लग रहा है इस पैसेज को पढ़ने में, मज़ा आ रहा है।
देखिए पेपर अच्छे लेवल का है, मैं बता रहा हूँ, और जितने अच्छे लेवल का पेपर जब होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी करने में उतना मज़ा आता है। अब जरा समझिए ऑप्शन एलिमिनेशन का रूल क्या है, क्या फंडा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है द डैश, अब देखिए लिखा टर्म यहाँ पर आ गया था, टर्म द टर्म इज़ ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स। अब देखिए ये सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स जो बात कर रहा है इस कैस्केड की बात कर रहा है, और ये कैस्केड जो होता है वो रिवर के साथ बहता है। कैसे बहेगा, जाहिर सी बात है ओवरहेड बहेगा, क्या ऊपर बहेगा, एबव बहेगा, क्या मेरे सर के ऊपर बहेगा, बियॉन्ड मीन्स से परे होता है, से पार होता है, कि नदी के पार या नदी से परे बहता है, नहीं नदी के साथ साथ बहता है भैया। ऐसे कोई नदी जा रही है और स्टीपनेस आ गई, ऐसे गिर गया, अब यहाँ से झरना बन गया है ना, इस टाइप से तो झरना बन गया, तो नदी के साथ साथ बह रहा है, अलॉन्ग बह रहा है, समझ में आ रहे हैं ना चीज़ें, अलॉन्ग बह रहा है। ये देखिए आपका क्या बन गया, ये हमारा कैस्केड बन गया, झरना बन गया इस टाइप से। तो अलॉन्ग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितना मज़ा है, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फिर देखा क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है डैश, अब लिखा है डैश अलॉन्ग रिवर स्टिल जेंटलर, अभी भी शांत, रीचेज ऑफ रिवर्स दैट नॉनदलेस, फिर भी ध्यान दीजिए कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है नॉनदलेस है ना, फिर भी टर्बुलेंट फ्लो एंड वाइट वाटर इन रिस्पॉन्स टू अ लोकल डैश इन चैनल ग्रेडियंट और रैपिड्स। अब ये दो ऑप्शन है, ये जटिल है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। स्टिल जेंटलर रीचेज ऑफ रिवर्स दैट नॉनदलेस, आप समझिए जरा, क्या नंदलेस परेड की बात की जा रही है, नहीं, पर यहाँ पर परेड की नहीं बात की जा रही है। फ्लरिश मीन्स फलना फूलना की बात की जा रही है, नहीं की जा रही। बोस्ट मीन्स होता है डींगे हाँकना, बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, वो भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो जो लिखा है स्टिल जेंटलर रीचेज ऑफ रिवर्स दैट नंदलेस एग्जिबिट, जो एग्जिबिट होता है, जो खुद प्रदर्शन होता है, उनका दिखावा होता है, वही बात कर रहा है। टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट फ्लो एंड वाइट वाटर, टर्बुलेंट फ्लो एंड वाइट वाटर इन रिस्पॉन्स टू अ लोकल डैश इन चैनल ग्रेडियंट और रैपिड। चैनल ग्रेडियंट मतलब कि ढलाव वाला, जो ढलाव वाला ग्रेडियंट है पानी है, उसी टाइप के साथ बोलते हैं। तेजी से रैपिड भी लिखा है आगे, तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आगे देख लेते हैं। यस क्वेश्चन देख लेते हैं 25 तक का लास्ट है। अब हमें यहाँ पर बात की जा रही है कि इन रिस्पॉन्स टू अ लोकल, अब देखिए लोकल क्या, लोकल स्प्रेड बात नहीं बनेगी लोकल स्प्रेड की। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से बेस्ट प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चन को करने में। लोकल स्प्रेड की बात नहीं की जा रही है, लोकल इंटेंसिफिकेशन की बात की जाएगी। देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम रैपिड से मैच कर सकते थे, यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन को तीव्रता दिखाता है। ग्रोथ की बात नहीं की जा रही है। प्रोलिफरेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोलिफरेशन मीन्स होता है इंक्रीमेंट ऑफ नंबर्स इन रैपिड फॉर्म्स, किसी चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी होना उसे प्रोलिफरेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा। सो ग्रोथ और स्प्रेड और इंटेंसिफिकेशन में आप इंटेंसिफिकेशन के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बात की गई रैपिड की। हालांकि ऑप्शन नंबर 25 जो है मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, बट मुझे पैसेज बहुत अच्छा लगा। तो ये पैसेज यहीं तक हो गया। अगला जो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक आप पेपर को अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर है और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। ये थोड़ा सा पैसेज थोड़ा लास्ट ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट रहा है कि पैसेज लास्ट में पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, बाकी बहुत समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अच्छे से रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।